तो दोस्तों, अगर आप बीएड की पाठ्यक्रम के किसी भी वर्ष में किसी भी सेमेस्टर में एनरोल्ड हैं, आपको कोई समस्या हो रही है आपके कोर्सेज को पूरा करने में, नोट्स बनाने में, आंसर कैसे लिखना है या किसी प्रकार की भी समस्या, असिस्टेंट और गाइडेंस या 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए आप मेरे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस ज्वाइन करने का सिंपल और सरल तरीका है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे विथ योर नेम एंड योर ईयर। आप किस सेमेस्टर में है इतना बताएं और बस लिखें आई वॉन्ट टू ज्वाइन प्रीमियम कोर्सेज। मैं आपको अपने प्रीमियम बैच में ज्वाइन कर दूंगा। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल बीएड एग्ज़ाम पर। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले यानी कि जस्ट आज से 2 दिन पहले वीडियो के माध्यम से अपडेट किया था, आपको सूचना दी थी कि आप लोगों के अब बहुत ही जल्द रिजल्ट्स भी डिक्लेयर होंगे और साथ ही साथ में आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भी आ जाएगा। तो जो बातें मैंने आपको बताई थी, आप देखिए बिल्कुल सही हो रही हैं या नहीं। आप बताइए सही हो रही हैं या नहीं। अगर आपको लग रहा है कि जो बातें मैं बताता हूं आपको आपके हिसाब से वो ठीक रहती हैं, आपको फ़ायदा पहुंचाती हैं, तो अभी कभी पहला तो एक लाइक आप ज़रूर कर दें। दूसरी बात है, अगर आपके रिजल्ट से संबंधित या जब भी आपके रिजल्ट डिक्लेयर होंगे, एग्ज़ाम फॉर्म से संबंधित भी अगर आपको किसी प्रकार की भी प्रॉब्लम होती है, फॉर्म भरने से पहले आप ज़रूर एक बार मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी तरफ से जो भी आपके लिए हेल्प होगी मैं आपको ज़रूर करूँगा, क्योंकि कई बार क्या होता है फॉर्म भरने में या रिजल्ट देखने में बच्चों को कोई परेशानियां भी होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को मैं अपने अनुभव के आधार पर शायद आपको कुछ मदद कर सकता हूं, तो आप बेझिझक मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। दूसरा ये कि अब आप लोगों के भी यानी कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका भी रिजल्ट बहुत ही जल्द आने वाला है, तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। बस अपनी अपनी मिठाइयों की तैयारी में आप लग जाएँ और थोड़ी मिठाइयाँ मुझे भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो बात करते हैं आज के इस वीडियो की। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग ने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि आईसीटी का क्वेश्चन था, यानी कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी के वर्ष 2019 से हमने कुछ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिए थे। 5 क्वेश्चन हमने वहाँ डिस्कस किया था और आज हम रिमेनिंग जो 5 क्वेश्चन है उसको यहाँ डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों ने उस दिन ये सारे क्वेश्चन देख लिए थे। जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है, डिटेल में डिस्कशन नहीं सुना है, आप प्लीज़ इस वीडियो में मैं उसका लिंक दे रहा हूँ आपको आई बटन में, आप उस वीडियो को भी पार्ट 1 जो है इसका वो आप जरूर चेक कर लें। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसका पार्ट 2। मैं एक साथ आपको इसलिए 2 नहीं दे पाया क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाता है, और मेरा प्रयास ये रहता है कि जो पीडीएफ में मैं आपको चीज़ें मैं अभी बता रहा हूँ उन चीज़ों को मैं आपको समझाता हुआ भी चलो। मैं बार बार आपको दोस्तों ये बोलने का प्रयास करता हूँ, समझाने का प्रयास करता हूँ कि आप मेरे पीडीएफ नोट्स या जिन चीज़ों को लेते हैं आप उनका इस्तेमाल बिल्कुल करिए, लेकिन जो वीडियोज़ में मैं आपको चीज़ें समझाने का प्रयास करता हूँ, जो पीडीएफ मैं आपको दे रहा हूं उसमें मैं क्या बताना चाह रहा हूं उसको भी आप जरूर सुन लीजिए। अगर एक बार आप वीडियो देख लेते हैं और साथ ही साथ आप पीडीएफ का भी इस्तेमाल करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं सीखने और समझने में काफ़ी सहायता मिलेगी। एक बार ही पढ़कर, 2 बार ही पढ़कर या वीडियो को देखकर आप जो है आराम से उस क्वेश्चन की गहराई तक समझ रख सकते हैं या समझ कर सकते हैं। तो प्लीज़ दोनों काम करिए, पीडीएफ्स को भी पढ़िए और साथ ही साथ जो वीडियोस में मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ उसको भी समझिए, क्योंकि ये जो वीडियोस बनाता हूँ मैं या जो क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ, सरल क्वेश्चन है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है उसको मैं किस तरह से देख रहा हूँ उस क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन के लिए मुझे क्या लगा, किस वजह से मैं ये आंसर लिख रहा हूँ, वो सारी चीज़ें भी आपको भी समझनी चाहिए ताकि आप मुझसे भी बेहतर तरीके से उत्तर लिख सकें, या कम से कम जो मैंने लिखा है उसको तो कम से कम समझ ही सकें। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आगे से वीडियोस को थोड़ा देखने का प्रयास करिए, साथ ही साथ पीडीएफ भी जो है उनको भी पढ़िए। एक साथ जब आप दोनों काम करेंगे तभी जाके मेरा भी प्रयास सफल होगा और आप भी जो प्रयास कर रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं आपको सही तरीके से सफलता मिलेगी। एक और बात है दोस्तों, अगर आप लोग मेरे पेड बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं या नोट्स आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप के अलावा टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए आइए आज के वीडियो में स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। और हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, यानी कि कंप्यूटर सहायित अनुदेशन क्या है। तो आइए देखते हैं, माफ करिएगा, कंप्यूटर सहायित अनुदेशन यहाँ पर हम लोग समझेंगे। दोस्तों मैंने यहाँ थोड़ा डिटेल में लिखा है, तो आप ऐसा मत समझिएगा कि आपको भी अगर 2 मार्क्स में आते हैं क्वेश्चन ये, यानी कि 2 नंबर में आता है, तो आपको भी इतना सारा लिखना है। ये मैंने आपको थोड़ा विस्तारपूर्वक समझने के लिए बनाया है। मैं आपको बता देता हूँ कि आपको लिखना कितना है, कितना आपको लिखना चाहिए। तो देखिए दोस्तों,
कंप्यूटर सहाय अनुदेशन का अर्थ, जब आपके भी एग्जाम में आए ना तो आप भी कुछ दोनों चीज़ें, आप देखिए मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों इस्तेमाल किया है। इसका रीज़न ये है कि जब ये दो चीज़ें आप लिखते हैं ना तो देखने में भी बड़ा अच्छा भी लगता है और थोड़ा इम्प्रेसिव भी है। ये छोटी छोटी बातें जो हैं आपके क्वेश्चन के मार्क्स को आपको मिलने में आपको काफ़ी मदद करती हैं, तो ध्यान रखेंगे। अब देखिए आज समझेंगे, बस पढ़ेंगे, सिंपल सा डेफिनेशन है दोस्तों। तकनीकी यंत्र में शिक्षा शास्त्री द्वारा प्रयोग करने के लिए स्वाभाविक इच्छा तथा अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत एवं विधियों को अधिक प्रभावशाली बनाने की कल्पना के फलस्वरूप कंप्यूटर सहयुक्त अनुदेशन का उद्भव तथा विकास। ये मैं आपको उसके बारे में थोड़ा हिस्ट्री बता रहा हूँ, थोड़ा सा उसके बारे में समझना है कि जब जो शिक्षा शास्त्री थे, जो टीचर्स थे, जो एजुकेशनिस्ट थे, जो शिक्षा से जुड़े शिक्षाविद थे, शिक्षा शास्त्री थे, इन लोगों का जब इंटरेस्ट जो है तकनीकी की ओर भी हुआ कि उन्होंने जब इसका प्रयास किया कि क्यों ना शिक्षा की बेहतरी के लिए तकनीकी का भी इस्तेमाल किया जाए, तो आपने देखा कि जो है अभिक्रमित अनुदेशन, ब्रांचीय अनुदेशन, रेखीय अनुदेशन, इस तरह की चीज़ों का भी उद्भव हुआ और इन चीज़ों को बेहतर तरीके से करने के लिए आईसीटी टेक्निक्स का यूज़ धीरे धीरे होने लगा। इसी क्रम में, इसी दिशा में कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन या कंप्यूटर सहाय अनुदेशन भी शामिल किया गया शिक्षा के क्षेत्र में। तो शिक्षा के क्षेत्र में अब आइए देखते हैं कि कंप्यूटर सहाय अनुदेशन है क्या। तो आप देखेंगे दोस्तों कि प्रारंभिक अवस्था में जब देखेंगे कि प्रारंभिक अवस्था में सरल अभिक्रमों की मशीनों की सहायता से जांच की जाती, यानी कि सिंपल स्टेप्स में चीज़ें की जाती थी, आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाता था। बाद में इसको सबसे अच्छे तरीके से बोलें तो सर्वप्रथम सन 1961 में इलिनॉयस विश्वविद्यालय में कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का प्रयास किया गया। इसके बाद जो दूसरा सफल प्रयास रहा, दूसरा प्रयास 1966 में यानी कि 1966 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यानी कि स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में पैट्रिक सुपेस यानी कि पैट्रिक सप्लाइस ने प्राथमिक स्कूल के बच्चों के साथ गणित तथा वाचन पर यानी कि कम्युनिकेशन वाले जो क्लासेस होते हैं उसमें कंप्यूटर आधारित यानी कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर असिस्टेड जो टीचिंग था आप में, उसमें यहाँ पे प्रयास किया गया। उसके पश्चात तो आप देख रहे हैं कि आज तो हर एक स्कूल, हर एक ट्रेनिंग सेंटर में कंप्यूटर के इस्तेमाल से ही शिक्षण को पूरा किया जा रहा है। अगर पूरी तरह से नहीं तो कम से कम बहुत सारा हिस्सा जो शिक्षण का है वो कंप्यूटर आधारित ही आपको देखने को मिल जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर सहाय अनुदेशन का अर्थ होता है कि जब पारंपरिक शिक्षण प्रणाली को ज़्यादा रोचक, सरल और ज़्यादा प्रभावोत्पादी बनाने के लिए आईसीटी या कंप्यूटर टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कंप्यूटर, लैपटॉप, पीसी, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, प्रोजेक्टर, इंटरनेट, मतलब इस तरह के बहुत सारे आईसीटी टूल्स को भी आप अब ले सकते हैं। जब इस्तेमाल किया जाता है बच्चे की शिक्षण को बेहतर बनाने के लिए, बच्चे को बेहतर तरीके से समझाने के लिए, उसको ज़्यादा इंटरेस्ट लाने के लिए विषय में, तो इस तरह के प्रयास को, इस तरह के कंप्यूटर के माध्यम से शिक्षण के प्रयास को हम जो है कंप्यूटर सहाय अनुदेशन कहते हैं। दोस्तों अगर किसी प्रकार का अभी आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो या डाउट हो रहा हो तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज करके, कमेंट करके बता सकते हैं। और इसी तरह की यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के लिए, कंटेंट के लिए, अपने एग्ज़ाम के लिए आप मुझे ज्वाइन भी कर सकते हैं। मेरा चैनल बिल्कुल सबके लिए ओपन रहता है, यहाँ पे कंटेंट भी मैं आपको भरपूर मात्रा में देता ही रहता हूँ। सो अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगता हो तो चैनल सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। सो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का जो मुख्य तरीका है, आप यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो है, मुख्य तरीका जो है वो कहीं ना कहीं कंप्यूटर पर ही आधारित हो। तो इसीलिए जो कंप्यूटर आधारित शिक्षण होते हैं या कंप्यूटर आधारित जो प्रशिक्षण प्रणाली होती है उसे हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर सहायित अनुदेशन, जिसका कि सबसे प्रमुख उदाहरण है आपका, जो मैंने आपको पहले ही पढ़ाया हुआ है, आपने देखा होगा। एक होता है आपका प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन टीचिंग मेथड, जिसके कि दो भाग हैं, एक है लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड और दूसरा है आपका ब्रांचिंग यानी कि रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन और दूसरा है शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन। तो वो सारी चीज़ें हम डिटेल में अगले वीडियोस में देखेंगे। और अगर आप मेरा पेड चैनल ज्वाइन करना सकते हैं तो आप भी मुझे व्हाट्सएप या टेक्स्ट कर सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या? जी हाँ दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा टेली कॉन्फ्रेंसिंग। आज बातचीत हुई टेली कॉन्फ्रेंसिंग से, दो लोगों ने आज अपने विचार साझा किया। टेली कॉन्फ्रेंसिंग, प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया, इस तरह से। तो आज समझते हैं कि आखिर टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या है और अगर शिक्षा के क्षेत्र में बात करते हैं इसका क्या उपयोग। सब
टेली कॉन्फ्रेंसिंग शब्द जिसे कि हिंदी में दूर संचार प्रणाली का नाम भी दिया जाता है, क्योंकि टेली का मतलब होता है दूर, ये ग्रीक वर्ड है, और कम्युनिकेशन या कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब होता है जब एक से ज़्यादा लोग आपस में किसी एक ही विषय पर आपस में बातचीत कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे के साथ अपने विचारों को आदान प्रदान कर रहे हैं। तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग शब्द जिसे हिंदी में दूर संचार प्रणाली का नाम भी दिया जाता है, इस प्रणाली में जो प्रतिभागी होते हैं, यानी कि जो लोग आपस में जुड़कर चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, वो एक दूसरे से हो सकता है कि भौगोलिक रूप से बहुत दूर दूर बैठे हों। उदाहरण के लिए कोई इंडिया में बैठा है, कोई रशिया में, कोई जापान में, कोई आपका केन्या में बैठा है, कोई यूएस में, विश्व के किसी एक कोने पर भी आप हो सकते हैं और आपस में जुड़कर इंटरनेट की मदद से या फिर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं उसकी मदद से जुड़ते हुए आप जो है एक विषय पर आपस में अपने विचार साझा कर सकते हैं, संचार कर सकते हैं। टेली कॉन्फ्रेंसिंग का शिक्षा के क्षेत्र में जब से प्रयोग शुरू हुआ है, इसने शिक्षा के क्षेत्र में एक अद्वितीय, आप बोल सकते हैं कि रिवॉल्यूशन ला दिया है, आप बोल सकते हैं कि एक क्रांति ला दी है। अब होता क्या है दोस्तों कि अब ओपन एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन, ऑनलाइन लर्निंग, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो देखिए आप एक तरह से टेली कॉन्फ्रेंसिंग का ही आपका प्रारूप। सो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि जैसे कि आप सब परिचित भी हैं कि टेली कॉन्फ्रेंसिंग के अलग अलग प्रारूप, वही जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ई लर्निंग है, इंटरनेट लर्निंग है, इस तरह की ये जो अलग अलग एक उसके वेरिएंट हैं, यानी कि प्रारूप ही हैं, जिसमें कि एक स्थान पर बच्चा बैठकर किसी एक टीचर से, किसी एक स्कूल से या किसी एक रिकॉर्डेड प्रोग्राम से जुड़कर एक साथ हजारों के हजार बच्चे आपस में देख सकते हैं, बातचीत भी कर सकते हैं। वहाँ पे टीचर पढ़ा सकता है, उनसे प्रश्न पूछ सकता है, टीचर के जवाब बच्चे देते हैं। तो एक कॉन्फ्रेंसिंग टाइप की हो जाती है, एक आपस में संवाद शैली स्थापित हो पाता है। और ये सारी चीज़ें क्यों हो पाई? ये सारी चीज़ें संभव हो पाई हैं अब लेटेस्ट आईसीटी टूल्स की मदद से, और इसीलिए हम लोग ये विषय पढ़ रहे हैं, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी। तो इसका एक बहुत ही सफल और अच्छा प्रयोग आप टेली कॉन्फ्रेंसिंग भी लिख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और देखते हैं। तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग है क्या? यह एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। इसमें होता क्या है कि टेली कॉन्फ्रेंसिंग के लिए हम क्या करते हैं, जितने भी लेटेस्ट टूल्स होते हैं, जैसे कि प्रोजेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप, पीसी, मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, माइक का, कैमरे का, इंटरनेट का। इंटरनेट भी आप देख सकते हैं वाईफाई से हो सकता है, ब्लूटूथ से हो सकता है, मोबाइल का डेटा से आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर ब्रॉडबैंड केबल से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो साधारण रूप से अगर आपसे कोई पूछे तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब होता है कि जब आईसीटी टूल्स की मदद से दूर स्थिति में बैठे हुए, दूर स्थान पर बैठे हुए लोग भी आपस में जुड़कर किसी एक मेन कंप्यूटर से जुड़कर या किसी एक मेन सिस्टम से जुड़कर आपस में बातचीत कर सकते हैं, अपनी बातों को आदान प्रदान कर सकते हैं, भावनाओं को शेयर कर सकते हैं। तो ये आपका टेली कॉन्फ्रेंसिंग कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 है, यहाँ पर गौर से देखेंगे। इंटरनेट क्या है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सरल और अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल समझ लीजिएगा, साधारण भाषा में समझते हैं। इंटरनेट को आप विभिन्न कंप्यूटर नेटवर्कों का एक विश्व स्तरीय समूह, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि जाल है ये। जी हाँ दोस्तों, विश्व में जितने भी कंप्यूटर हैं, अगर ऑनलाइन बोलते हैं हम लोग ना, तो इंटरनेट को अगर हम लोग कहें तो इंटरनेट मतलब इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। मैंने यहाँ लिखा नहीं है, मगर मैं चाहूँगा कि आप इस शब्द का जरूर इस्तेमाल करें कि इंटर कनेक्टेड, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ तो आप समझिएगा, कनेक्टेड नेटवर्क, यहाँ से आप लिखेंगे इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है इसका अर्थ। सो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क के माध्यम से क्या होता है, विश्व भर के जो करोड़ों करोड़ कंप्यूटर्स जुड़े हैं, चाहे वो मोबाइल जुड़े हैं, जो कंप्यूटर, वो आपस में जुड़ पाते हैं। तो इंटरनेट को आप विभिन्न कंप्यूटरों के एक बड़े नेटवर्क या विश्व स्तरीय समूह के रूप में देख सकते हैं। इस नेटवर्क में विश्व भर के करोड़ों कंप्यूटर एक दूसरे से आपस में, यहाँ पे गौर करने वाली बात है दोस्तों कि जुड़ने के लिए क्या जरूरी है, आपस में टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल की मदद से, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी कि ये एक तकनीकी है, एक माध्यम है जिससे कि कंप्यूटर आपस में जोड़े जाते हैं। सो इसके माध्यम से जुड़ते हुए, इंटरनेट से जुड़े हुए कंप्यूटर के बीच में विभिन्न प्रकार के मीडियम से, यानी कि वो आपका एनिमेशन, साउंड, डेटा का आदान प्रदान होता है। इंटरनेट के संचालन के लिए, इसके नेटवर्क के लिए एक कंप्यूटर सर्वर की भी आवश्यकता होती है। तो साधारणतः कंप्यूटर को हम लोग क्या करते हैं, टेलीफोन लाइन या इंटरनेट से जोड़ते हैं। अब इंटरनेट की सर्विस मैंने आपको पहले बताया कि वाईफाई, ब्लूटूथ, मोबाइल नेटवर्क या और भी जो तरीके हैं वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं।
तो आपने देखा कि अगर आपसे कोई पूछता है साधारण रूप से आपसे कि भाई इंटरनेट क्या है, तो आप बता सकते हैं कि इंटरनेट का मतलब विश्व भर में फैले हुए कंप्यूटर्स, मोबाइल्स का एक नेटवर्क या एक जाल। तो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है, मतलब विश्व भर में फैले हुए कंप्यूटर का। अब क्योंकि ये सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं, तो हम एक कंप्यूटर से जुड़े होने की वजह से, मतलब आपस में जुड़े होने की वजह से, हम डेटा विश्व में किसी भी एक कोने पर किसी एक कंप्यूटर में जो भी डेटा अगर ऑनलाइन है तो हम उसका एक्सेस कर सकते हैं, अगर सामने वाला आपको वो साझा करना चाहता है तो ये होता है इंटरनेट, मतलब विश्व भर में फैले हुए कंप्यूटरों का जाल, इंटरनेट यानी कि इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। OHD, जी हाँ दोस्तों, जिसे हम ओवरहेड प्रोजेक्टर भी कहते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि व्हाट डू यू मीन बाय OHD। OHD क्या है, यानी कि ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या है। तो दोस्तों ओवरहेड प्रोजेक्टर जिसका फुल फॉर्म होता है, ओवरहेड, OHD शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, फुल फॉर्म है आपका ओवरहेड प्रोजेक्टर। यह एक फिल्म या साइड प्रोजेक्टर की तरह काम करता है, और इसमें क्या होता है कि एक स्क्रीन होती है जो एक बड़े आकार के चित्र को प्रोजेक्ट करती है उस स्क्रीन पर। मतलब कि एक प्रोजेक्टर जो डिवाइस होता है उससे आपका लाइट के फॉर्म में जो है लाइट्स निकलती हैं, और लाइट्स निकलती हैं जो कि जब एक सामने स्क्रीन पर, आमतौर पे काली स्क्रीन होती है, सो जब उस स्क्रीन पर वो लाइट्स पड़ती हैं, उसका प्रोजेक्शन होता है, तो उसमें एक बड़े आकार के चित्र, वीडियो, एनिमेशन, ग्राफिक्स कुछ भी आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें चित्र दर्शकों के साथ साझा भी किए जा सकते हैं। तो प्रोजेक्टर की मदद से और हम टेलीकॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, इंटरनेट से जुड़कर हम विश्व भर में किसी को भी कोई चीज़ें दिखा सकते हैं, ऑडियो विजुअल माध्यम से चीज़ों को समझा भी सकते हैं। आजकल शिक्षा के क्षेत्र में दोस्तों ओवरहेड प्रोजेक्टर का इस्तेमाल विषयों को ज़्यादा रोचक बनाने के लिए, स्टूडेंट को कोई कॉन्सेप्ट और बेहतर तरीके से समझाने के लिए, साथ ही साथ किसी चीज़ को और ज़्यादा विस्तार पूर्वक समझाने के लिए भी हम जो है ओवरहेड प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जहाँ छात्र बैठे होते हैं, दर्शक जहाँ बैठे होते हैं, जस्ट उनके पीछे जो प्रोजेक्टर डिवाइस होता है उसको लगाया जाता है, या फिर कुछ ऐसी ऊंचाई पे लगाया जाता है जहाँ से कि उस प्रोजेक्टर डिवाइस से, प्रोजेक्टर यंत्र से प्रकाश ठीक से सामने, जो दर्शकों के सामने, जहां दर्शक बैठे हैं उनके जस्ट सामने एक प्रोजेक्टर होता है, उस पर लाइट पड़ती है, और वो प्रोजेक्टर पे जब लाइट पड़ती है तो उसमें इमेजेस दिखती हैं। तो पारंपरिक शिक्षण में यह दृश्य श्रव्य सामग्री के रूप में काम करता है, और पाठ को आगे विकसित करने के, मतलब कि जो लेसन आप पढ़ रहे हैं, जो विषय आप पढ़ रहे हैं, या जो टॉपिक पे आप शिक्षण कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, उसको और बेहतर तरीके से समझने, बेहतर तरीके से जानकारी लेने, या उसके बारे में और विस्तार पूर्वक से चर्चा करने में ओवरहेड प्रोजेक्टर बहुत मदद करते हैं। यहाँ पे देखेंगे और हम लोग दोस्तों कि एक ओवरहेड प्रोजेक्टर में छवि का स्रोत क्या होता है, पारदर्शी प्लास्टिक फिल्म, जिसे फाइल या पारदर्शी फिल्म के रूप में या फिर प्रोजेक्टर स्लाइड के रूप में भी जानते हैं, कि एक पृष्ठभूमि के आकार की शीट होती है जिसमें छवि को मुद्रित या हाथ से खींचा लिखा जाता है। मुद्रित क्या मतलब प्रिंट होता है। तो कहने का मतलब इसमें एक स्लाइड होती है जिसमें इमेज डेवलप होती है, और उस इमेज को जब उसके पीछे से लाइट आती है प्रोजेक्टर डिवाइस से, तो वही आपके सामने वाले स्क्रीन पर बड़े इमेज के रूप में दिखती है। इन्हें प्रोजेक्टर के ग्लास प्लेट पर रखा जाता है, जिनके नीचे एक प्रकाश स्रोत के माध्यम से उसके ऊपर एक प्रोजेक्टिंग मिरर और लेंस असेंबली होती है, जिसे कि हम ओवरहेड कहते हैं, और इसके माध्यम से आपके सामने वो इमेज प्रोजेक्ट हो जाती है। तो ये है आपका ओवरहेड प्रोजेक्टर। क्या दोस्तों, ये बहुत ही सरल और क्लासरूम टीचिंग में दृश्य श्रव्य सामग्री के रूप में इसका प्रयोग होता है, और बहुत ही सहयोगी और बहुत ही सरलता से उपयोग करके क्लास को रोचक बनाया जा सकता है। आइए आखिरी प्रश्न देखते हैं कि पावर पॉइंट क्या है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने पावर पॉइंट MS वर्ड यूज़ किया होगा तो पावर पॉइंट से तो आप सभी लोग परिचित होंगे। पावर पॉइंट MS ऑफिस का एक सॉफ्टवेयर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पावर पॉइंट MS ऑफिस के अंतर्गत एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, यानी कंप्यूटर प्रोग्राम यानी कि एक सॉफ्टवेयर है, जिसके द्वारा आप स्लाइड्स पर आधारित प्रस्तुतिकरण तैयार कर सकते हैं। पावर पॉइंट प्रोग्राम के प्रयोग से विभिन्न प्रकार के आप प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण, मतलब आपको कोई टॉपिक समझाना है स्टूडेंट्स को, तो आप उस पर PPT बना सकते हैं। इंग्लिश में से PPT भी बोलते हैं, यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। तो आप स्लाइड्स के माध्यम से इसमें आप एनिमेशन, ग्राफिक्स, वीडियो, साउंड, अब कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो PPT यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप किसी विषय को अगर समझाना चाहते हैं, चाहे वो अपने स्टूडेंट्स को समझाना चाहते हैं, अगर आप
किसी व्यवसायिक क्षेत्र में हैं तो आप अपने जिन लोगों के साथ जुड़े हैं, अपने व्यवसाय में जिन लोगों के साथ जुड़े हैं, उनको कुछ समझाना चाहते हैं, उनको कोई प्रस्तुतिकरण देना चाहते हैं, प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, तो आप पावर पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। इसकी मदद से आप विभिन्न विषयों को बड़े ही सरलतापूर्वक आसानी से उन्हें बता सकते हैं, समझा सकते हैं। फायदा क्या है इस टेक्निक का, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का, कि ये बहुत ही सरलता से और शीघ्रता से आराम से तैयार किया जा सकता है। इसमें एक पेज होता है, उस पर एक निश्चित सीमा की डेटा को आप वहां पे फिक्स करते हैं, लिखते हैं और फिर अगले पेज में अगले डेटा या सूचना को लिखते हैं, और इस तरह से एक एक पेज एक बार में दर्शकों को दिखाया जाता है, समझाया जाता है प्रेजेंटेशन के दौरान, प्रस्तुतिकरण के दौरान। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप पावर पॉइंट में अभी साउंड, वीडियो, एनिमेशन, ग्राफ्स, चार्ट कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रस्तुतिकरण को बेहतर करने के। तो इसीलिए आप जब स्कूल में भी पढ़ाएंगे तो वहां भी अगर आप पीपीटी का इस्तेमाल करते हैं तो अच्छी बात क्या है कि इसे आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, संशोधित कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसमें कुछ भी नया जोड़ सकते हैं, आवश्यकता पड़ने में सुधारने के लिए उसमें से कुछ हटा भी सकते हैं। तो ये एक फायदा होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का कि ये सरलता से मॉडिफाई भी हो जाता है और आप इसको आराम से कहीं भी ऑनलाइन या पेन ड्राइव में भी कैरी कर सकते हैं। तो ये फायदा है आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि हमने अभी पार्ट 2 में कंप्लीट किए। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो के आई बटन में मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, आप वहाँ चेक करें। इसका इंग्लिश नोट भी आपको मेरे दूसरे चैनल यानी कि बीएड एग्जाम बाय अजीत सिंह 1.0 पर मिल जाएगा, तो आप उस चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब करिए। आगे से जो भी कंटेंट मैं यहाँ हिंदी में शेयर करता हूँ उसका इंग्लिश नोट आपको मेरे उसी चैनल पर मिल जाया करेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।